चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। और ये सेट नंबर 46 का मैथ्स के क्वेश्चन को हम लोग एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। और आज के क्वेश्चंस में बहुत बढ़िया सवाल दिए हुए हैं, सारे सवाल एकदम बहुत बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि चीजों को देखते हुए ओ केंद्र वाले एक वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से पी ए और पी बी पर स्पर्श रेख किया गया। एक बात समझना कि एक सर्कल है, ये आपका एक सर्कल है और कोई एक बाह्य बिंदु से क्या हुआ कि यहां से कोई एक बाह्य बिंदु है और बाह्य बिंदु से यहां पे स्पर्श करता है ना। कोई बाह्य बिंदु से एक बाह्य स्पर्श कर रहा है, सर्कल को स्पर्श कर रहा है सर्कल को, है ना। ठीक है, अब देखो यहां से एक बात समझना कि यहां पे ओ केंद्र वाला है, ओ केंद्र वाला है और यहां से पी से सर्कल के बाह्य बिंदु ए पर इसके सरकमफ्रेंस पर ए और बी पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो जब स्पर्श करा और ए और बी दो बिंदु है आपका इस पे, और ए पी बी का मान अगर ये 30 दिया हुआ है तो याद रखना कि ये भी एंगल जो होगा, ये एंगल जब इसको मिला देंगे यहां से, ये एंगल और ये एंगल जो होंगे, याद रखना कि एक चक्रीय चतुर्भुज बनता है और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण होता है 180 डिग्री। जब ये 30 होगा तो ये आपका 150 होगा। अब जब ये 150 होगा मेरे भाई, आप जानते हैं कि ये और ये त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर होगा तो ये एंगल और ये एंगल भी आपका क्या होगा, बराबर होगा। ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। जब ये 150 है मेरे भाई, जब 150 है, ये त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है, तो ये 30 का आधा, ये 30 का आधा मतलब ये 15 और ये भी आपका 15 होगा। यहां पूछ क्या रहा है, ओ ए बी का मान की अगर बात किया तो ये आपका 15 डिग्री आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 15 डिग्री मतलब ऑप्शन नंबर सी। बिहार पुलिस का सेट नहीं होगा क्या सर? बिहार पुलिस का सेट होगा, सैटरडे संडे होता है बिहार पुलिस। कितने बजे से? 9:30 से बिहार पुलिस का सेट आपका सैटरडे और संडे होता है। ठीक है भाई, सैटरडे संडे होता है। अब एक बात समझना कि एक वस्तु की कीमत 40,000 रखी गई, एक खुदरा व्यापारी पहले 62% कीमत पर 10% की छूट देते हैं। देखो यहां से मान लेते हैं कि 100% आपका था, मान लेते हैं कि 100% कीमत रखा गया था और यहां पे बोला कि इसका 62.5% और इसका शेष आपका हो जाएगा 37.5%, है ना। शेष आपका ये हो जाएगा और सब मिलकर देखो आपका हो गया कितना, ये हो जाएगा 100। तो इसका कह रहा है कि 62.5% को 10% का छूट पर इसको देता है, छूट पे देता है। तो 10% का जब छूट दिया तो इसका 10% ही डिस्काउंट निकाल लो कि इसका डिस्काउंट कितना होगा, इसका डिस्काउंट कितना, 10% जब निकालेंगे तो ये 6.25% हो जाएगा, ये आपका डिस्काउंट हो जाएगा। फिर बोला गया कि इस पर 4% का छूट, देखो कि 4% छूट कितना होगा, तो यहां से 4% की अगर छूट देखते हैं तो 5 चौक 20, 7 चौक 28, 28 और ये 0 हो गया, और यहां 4 तिया 12, 12 और यहां पे 3, 15 हो गया, और यहां से एक पॉइंट ये खत्म हो गया। तो यहां से आपका करेंगे तो ये आपका 1.5 हो जाएगा। 1.5 का आपको डिस्काउंट मिला। कितना का मिला मेरे भाई? 1.5 का डिस्काउंट मिला। अब 1.5 टोटल अगर डिस्काउंट की बात करेंगे तो टोटल डिस्काउंट देखो, पहले वाले पे डिस्काउंट आपका 6.25 और 1.5, तो ये आपका हो गया 7.75 आपका डिस्काउंट हो गया। तो ये आपका टोटल जो है 100 है, टोटल 100 रुपया है और 100 पर आपको ये डिस्काउंट मिला है। तो 7.75 बटा 100 गुणा 100%, तो यही आंसर हो जाएगा आपका कितना, 7.75%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा और ये आंसर आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? बोलो भाई, बात समझ पाए कि नहीं? इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब भी अगर यहां पे इसका जब भी परसेंटेज में पूछा जाए, परसेंटेज में पूछा जाए तो कंफर्म वैल्यू से कोई मतलब नहीं रखेंगे, कंफर्म वैल्यू से कोई मतलब यहां पे नहीं रखना है, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं और अगले सवाल देखो, यहां से याद रखना, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा 1 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 ये 1 होगा जब कहेंगे थीटा 1 और थीटा 2 ये आपका 90 डिग्री होगा। ये भी आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 और कॉस स्क्वायर
थीटा 2 ये भी आपका 1 होगा जब कहेंगे कि ये 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो यहां से एक बात समझो कि ये आपका टोटल 1 होगा और ये भी आपका टोटल 1 होगा, क्योंकि यहां पे 24 और 66 हो जाता है आपका कितना, 90, मतलब 1/1 आ गया प्लस। यहां पे एक बात समझना कि ये साइन स्क्वायर 61 डिग्री है, साइन स्क्वायर 61 डिग्री है, तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस 61 डिग्री, क्योंकि इसको हम लिखेंगे साइन 90 माइनस 61, तो यहां से हो जाएगा cos 61 हो जाएगा, cos 61 और cos 61, तो ये आपका हो जाएगा आपका यहां से साइन स्क्वायर 61 और ये आपका हो जाएगा cos 61, तो यह आंसर होगा कितना 1, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा, तो 1 1 आपका 2 आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है भाई बताओ? और हम जानते हैं आइडेंटिटी, हम भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज का 3 गुना हो जाता है, तो याद रखना कोई मूलधन था 1 रुपया, कोई धनराशि था, ये 4 वर्षों में बोला गया है कि 3 गुना हो गया, तो कितने राशि कितने सालों में 7 गुना हो जाएगा, वही राशि कितने सालों में 7 गुना 27 गुना होगा, 3 का 3 गुना करेंगे तो 9, फिर इसका 3 गुना करेंगे तो ये 27, तो ये 4 वर्ष टोटल कितना साल लगा मेरे भाई, टोटल आपका जो समय लगा है, टोटल समय जो लगा है वो आपका 4 ये 12 वर्ष लगेगा, टोटल 12 वर्ष लगेगा मेरे भाई, 12 वर्ष। 1 रुपया था 4 साल में 3 गुना, तो अगला भी 4 साल में 3 गुना, अगला भी 4 साल में 3 गुना होते चल जाएगा, तो प्रीवियस का 3 गुना होते जाएगा, 3 गुना ये 27 गुना होने के लिए, मतलब 1 से 27 गुना होने के लिए टोटल कितना सालों की जरूरत पड़ेगा, 12 सालों की जरूरत पड़ा, 12 सालों की जरूरत पड़ा, ठीक है। अगला यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, तो यहां सबसे पहले काम करेंगे, यहां सबसे पहला काम करेंगे किसका, देखो यहां पे छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, छोटी ब्रैकेट का अगर काम करेंगे, छोटी ब्रैकेट, फिर इसका काम करेंगे, इसका काम करेंगे, ठीक है, तो ये मंझली ब्रैकेट भी काम खत्म हो जाएगा। तो यहां से करेंगे 4, 8 चुक 32, क्योंकि यहां पहले का गुना काम का काम होता है, का काम होता है, तो ये 32, तो ये आपका 32 आ जाएगा, तो गुणा में चेंज करेंगे तो 1/32, ये आ जाएगा 8 चौक 32, 1/8, मतलब ये पूरा का मान हो गया 1 बटा कितना 8, 1/8। फिर देखो यहां से पहले एक भागा काम होगा, तो 4 गुना भाग का काम करें उलट के लिखेंगे तो ये आ गया 2, तो ये 1/8, ये 1/8 प्लस 4 और माइनस हो गया 4 दूनी कितना 8, तो यहां पे आपका सॉल्यूशन देखने को मिला कि ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, 8 में से 4 गया तो माइनस आपका 4 हो गया, और 8 चुक 32, तो 32 और 1 घट गया, तो ये आ गया इतना, मतलब ये टोटल आपका जो मंझली ब्रैकेट का आपका यहां से यहां तक हो गया, तो यहां से यहां तक आ गया आपका इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं रहा, तो ये मान आपका आ गया -31। अब देखो 8 में से 3 गया, यहां पे कितना गया 5, भागा ये पूरा टर्म आ गया कितना 31/8, और ये -2, ठीक है, -2 आ जाएगा। तो यहां से देखो पहले ऊपर वाला ही काम कर लेंगे, तो यहां पे 8 पंचे 40 और 31 दूनी 62, गुणा में जब चेंज करें तो ये पलट जाएगा, चार कहें 4, 4 तिया 12, ये आ गया -124/51, ठीक है।
कहां से क्वेश्चन डाल दिया ये? सेट में है आप लोग का, सेट में ये क्वेश्चंस आप लोग के सेट में है भाई, पता ना? ये क्वेश्चंस आप लोग के सेट में नहीं है, ठीक है? ये क्वेश्चंस आपके सेट में नहीं है, आप लोग के सेट में यहाँ के जगह पर कुछ अलग क्वेश्चन है। ठीक है, ऊपर ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, यहां से ऊपर वाला आपका इतना आ गया 124/51। अब देखो ये क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन आप कैलकुलेशन करके आप खुद कर लेना इसको। देखो यहां से बना ही देते हैं, ये वाला काम करेंगे पहले। 8 गुना 8, इसको भागा गुना से गुना में चेंज करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। 8 गुना, पहले का काम होगा 8 दूनी 16, तो 1/16 और ये 7 आ जाएगा। तो यहां से आपका कट गया आपका 2 बार में 8 दूनी 16, और ये कट जाएगा आपका 2 बार में -1/2, और ये आ जाएगा 7। 16 में से 7 गया तो 9, 9/2, 9 दूनी 18, और 17 बटा आपका 2 आ जाएगा। तो 17/2 आ गया, मतलब यहां से आपका 17/2 आ गया। 17/2 आ गया तो ये 124 और 51, और ये 2 बटा आपका 17 आ जाएगा। बारह नंबर का ये क्वेश्चन है नहीं है, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है। चलो रहने देते, इसको देख लेंगे, कहीं से आप मिस्टेक हुआ हो थोड़ा बहुत तो ये देख लेना, ठीक है? चलिए ये देखो, रीजनिंग का क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है, रीजनिंग का क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है। यहां पे देखो, यदि कह रहा है कि x-4 x इतना दे रखा है, वो दे रखा है, तो x का मान क्या होगा? थोड़ा सा बात ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। यहां पे बोला क्या, लास्ट में इसको कर देंगे, ठीक है ना? लास्ट में देख लेंगे इसको, कहां गलती हुआ वो देख लेंगे। अगर यहां पे बोला कि x-4 का q, जैसे यहां पे हम बोले कि a q प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, तब होता है जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, तभी जाके हम कहेंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होगा। जब हम कह रहे हैं कि ए के जगह पर ये हो गया, ए के जगह पर ये हो गया, बी के जगह पर ये हो गया, सी के जगह पर ये हो गया, तो यहां से ए बी सी हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc हो गया। तो ये तभी होगा जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। इसका कहने का मतलब ए प्लस बी इक्वल टू 0, एक्स एक्स एक्स, यहां 3x हो गया, और यहां से 5 4 9 12, इधर आ गया 12, तो x बराबर हो गया कितना? 4, मतलब x बराबर 4, ऑप्शन नंबर बी आ गया। x बराबर 4, ऑप्शन नंबर बी हो गया। x बराबर 4, ऑप्शन नंबर बी आ गया। 26 का आंसर आपका हो गया कितना? बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे बात बोला कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में ढाला जाता है, इस प्रकार कितने पूर्णांक बनेंगे? तो याद रखना कि बड़े गोले का आयतन होगा छोटे गोले का आयतन, लेकिन इस तरह से कितना गोले बनाए जाएंगे? n गोले बनाए जाएंगे। तो n गोले बनाए जाएंगे तो बड़े गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, मतलब यहां से 5 का क्यू करेंगे, 5 का क्यू करेंगे, और यहां से आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो आर क्यू मतलब यहां पे 2 का क्यू करेंगे और इनटू n करेंगे, तो ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से याद रखना मेरे भाई, तो ये आ गया 125 और ये आ गया 8 बटन। कितने पूर्ण गोले बनेंगे? पूर्ण गोले बनने की अगर बात करें तो यहां से आ जाएगा 15 ठी 20 से, मतलब ये 15 बार में पूर्ण रूपेण कटेगा और वही आंसर हो जाएगा। कितने गोले बनेंगे? 15 गोले बनेंगे। पूर्ण रूपेण काटना है, पूर्ण रूपेण काटना है भाई, पूर्ण रूपेण इसको काटना है, तो ये आपका हो जाएगा 15, क्योंकि पूर्ण रूपेण यहां बोला गया है कितने पूर्ण गोले बनेंगे, मतलब इन्हें आधा अधूरा नहीं, मतलब पूर्ण गोले कितने बनेंगे, तो ये पूरी 15 बार में कटेंगे, तो यही 15 आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगले सवाल की बात करते हैं। अगले सवाल देखो, ये सिंप्लीफिकेशन है ना, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल फिर से दिया है, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहला यहां पे काम करेंगे। तो यहां 2 दूनी 4 1 5,
5 बटा आपका 2 हो गया और ये प्लस 3/4 हो गया, तो यहां से आप करेंगे तो 12 हो गया, है ना। 5/2, 5/2 और ये 3/4 हो गया, तो यहां से लेंगे तो ये 4, 2 दूनी 4 तो 5 दूनी 10 और ये 3, मतलब ये 13/4 हो गया। मतलब ये छोटी ब्रैकेट की अगर बात करें तो ये पूरा आपका हो गया 13/4। मंझली ब्रैकेट की बात करें 4×3=12, 12×1=13, 13/3 और माइनस ये पूरा टर्म आ गया कितना 13/4। तो यहां से आ जाएगा 4×3=12, तो 4×3=12 मतलब 3×4=12 तो 13, 13×4 52, 3×4 तो 13×4=52 और ये 4×3=13, 39 हो गया, मतलब ये 13 आपका कितना हो गया 12 हो गया। मतलब ये पूरा मान आपका कितना हो गया 13/12। अब यहां पे बोला 6×2=12, 12×1=13, 13/6 और भागा में इसको गुणा में चेंज करेंगे तो ये पूरा टर्म 13/12 है, तो ये आपका 12/13 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 2 बार में, मतलब ये पूरा मान आपका यहां से यहां तक हो गया कितना 2। तो 9×4 = 36, 36 और 3 39/4 और ये आपका हो जाएगा +2, तो यहां से आ जाएगा 8, 4×2=8, 9×8=17 मतलब 47 आपका हो जाएगा कितना 4। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। मतलब ये याद रखना कि पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट का काम करते हुए निकलेंगे, तो ये 47/4 आंसर हो गया 47/4। कह रहा एक व्यक्ति अपने कार्यालय जिस गति से घर वापस आता है उससे 1/4 गति से वो अपने कार्यालय जाता है। पूरे फेरे के दौरान औसत अगर चाल की बात करें तो औसत चाल आपका होता है 15/15 किलोमीटर पर आवर। तो कार्यालय जाने के दौरान गति कितना होगा ये आपको बताना है। कार्यालय गति से जाता है 1/4 गति से वो वापस वो अपने कार्यालय। चलो देखो, यहां से गया गया और आया, सेमी डिस्टेंस को तय किया, मतलब जाने और आने में यहां पे देखने को मिला कि डिस्टेंस आपका क्या हुआ, सेम डिस्टेंस को तय किया, है ना, सेम डिस्टेंस को क्या किया तय किया। तो यहां पे आपसे बोला गया कि औसत चाल कब निकलेगा, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है, ये औसत चाल दे रखा है 15 किलोमीटर पर आवर, तो हम लोग के अनुसार होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कि दूरी आपका डी है। अब जब गया तो ये x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया, मतलब गया और कह रहे इसका 1/4 से वो अपने कार्यालय वापस आता है, मतलब ये गया था 4x से, मतलब गति से घर वापस आता है, उससे 1/4 गति से वो अपने कार्यालय जाता है। 1/4 मतलब गया ये x से और आया है 4x से, तभी इसका 1/4 करेगी तो ये आएगा। तो यहां से डिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो d आपका हो गया जाने और आने में 2d, जाने आने में 2d, और यहां से अगर बात करें टोटल डिस्टेंस तो यहां पे d को x से डिवाइड कर देंगे, फिर d को कितना 4x से, गया था इतना समय से आया इतना समय से, तो टोटल आपका 15 हो गया। तो यहां से आपका हो जाएगा 2d, तो देखो यहां से dd कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, dd कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे 2, तो 4x यहां पे आ जाएगा, तो 4x ऊपर चला जाएगा और यहां से आपका निकालें x, 4 यहां पे 4 कर देंगे और 4 कहीं 4, तो यहां पे 1 कर देंगे, तो यहां से आपका आ गया 8x और 15×5 = 75, तो x बराबर हो जाएगा कितना 75/8 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहां पूछ रहा है कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या होगा, तो कार्यालय जाने के दौरान अगर ये होम है और ये ऑफिस है, कार्यालय जाने के दौरान x बराबर आपका आ गया कितना 75/8, इसका सही आंसर आ जाएगा 75/8, 75/8 इसका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, या तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, फॉर्मूला होता है 2ab, जब समान दूरी को दो आदमी 2 बार कवर कर रहा है तो 2a + b और इतना बराबर आकर 15 है, तो यहां से आप क्या करेंगे, एक का मान x है, दूसरा का मान आपका 4x है, तो ये 5x बराबर आपका 15।
ठीक है। तो यहां से आपका हो जाएगा 15 पचे 75, एक्स एक्स यहां से कॉमन होकर कट जाएगा एक तो 8, तो एक्स बराबर हो जाएगा 15 पचे 75 बटा 8। यही आपका आंसर होगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों स्थिति में आप इसको निकाल सकते हैं। यहां पे बोला गया कि 5 वर्षों में औसत निर्यात, तो निर्यात यहां पता ही नहीं चल पा रहा है कि भाई निर्यात और आयात कौन है, निर्यात और आयात कौन है, यही नहीं पता चल पा रहा है। दोनों का कलर सेम है, दोनों का कलर आपका सेम है। देखो ये वाला आपका निर्यात होगा, ये निर्यात होगा, ये निर्यात होगा, ये निर्यात है, ये निर्यात है, ये निर्यात है, मतलब ब्लू वाला आपका निर्यात है। तो निर्यात का अगर औसत निकालते हैं, तो निर्यात का औसत निकालते हैं तो सभी को जोड़ देंगे, तो सभी को जोड़ देंगे तो 0 0 0 0 0 आ जाएगा। और यहां से अगर बात करें 2 8 2 10 10 5 15 15 2 17 17 का यहां पे 7 आ गया। फिर करेंगे 6 6 4 10 10 5 15 15 4 19 19 4 आपका हो जाएगा 23 23। और यहां से अगर बात करें 23 और 2 तो ये आ जाएगा 25 और ये आपका 5 से डिवाइड होगा, है ना, 25 नहीं होगा, 1 24। इसको अगर काटेंगे तो 5 चौक 20 47 9 पचे 45 और ये आपका आ गया कितना, ये 494 इसका एवरेज हो जाएगा, एवरेज। अगर मैं आयात की बात करूं तो जो आपका ब्लू वाला वो निर्यात है, जो बचा है वही आयात होगा। तो आयात औसत का आयात का औसत की अगर बात करें कि औसत का आयात कितना होगा, तो ये सभी औसत आयात वाला जोड़ देंगे, मतलब ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला आपका क्या हुआ, ये आयात है। तो 0 0 0 0 0 हो गया। अब यहां से 8 5 13 13 2 13 2 15 15 और 8 15 8 23 23 और 5 23 और 5 आपका हो गया 28 का, 28 का 8 हो गया, बचा 2। फिर बोला यहां से 5 4 9 9 4 5 4 9 9 4 9 4 आपका हो गया 13 13 3 हो गया 16 16 3 हो गया 19 19 और 2 हो गया ये 21 21 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आयात का औसत हो जाएगा 21 बटा 80 आयात का औसत हो जाएगा। तो इससे हम काटेंगे, ये 4 बार में कट गया, 4 बार में कट गया 18, 3 बार में कट गया, और यहां से अगर बात करें 5 6 ये 36 आ गया। तो यहाँ रेशियो पूछ रहा है, इसका रेशियो क्या होगा, यही रेशियो पूछ रहा है। तो यहां से देखो निर्यात का रेशियो इतना और आयात का रेशियो आपका ये हो गया। पहले किसका बोल रहा है भाई, पहले निर्यात का, उसके बाद ये। तो इसको 4 से काट दो, पहले 4 से कटेगा क्या, 88 92 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट दो इसको, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 7 हो गया, और 4 से 2 1 और 8 218। ऑप्शन नंबर ए सी आ गया, ऑप्शन नंबर से यही रेशियो हो जाएगा, यही रेशियो हो जाएगा। ठीक है, यहां से देख लेना, ये आपका निर्यात को दर्शाता है और ये आपका आपके पेपर में जो सेट मारे होंगे उसमें आपको पता दिख रहा होगा। 1 से 600 1 से 100 के मध्य कितनी संख्या होंगे जो 6 8 दोनों से पूर्णतः विभाज्य होगा, 6 और 8 से दोनों से पूर्णतः विभाज्य होगा, 6 8 दोनों से पूर्णतः विभाज्य होगा। छह और 8 दोनों से, मतलब यह कहता है कि 6 या 8 से, तो पहले 6 से चेक करते हैं फिर 8 से चेक करते हैं। लेकिन यहां पे बोला गया है कि 6 और 8 दोनों से, मतलब वह संख्या 6 से भी कटना चाहिए 8 से भी कटना चाहिए, तो 6 8 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 6 8 का एलसीएम लेंगे तो ये 24 आएगा। टोटल संख्या आपका 100 है, 24 से काटो तो ये लगभग आपका पूर्ण रूपेण 4 बार में कटेगा। मतलब ऐसी संख्या जो है वह कितना होगा, 4 होगा। 4 जो किससे कटेगा, जो 6 और 8 से कटेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर यहां पे कहता 6 या 8 कहता तो 6 से पहले यहां पे देखते, 6 से पहले चेक करते हैं, फिर यहां पे 100 तक 8 से चेक करते हैं, और 6 8 यहां पे ये जो आता, फिर यहां पे करते 8 6 24, मतलब ये आपको फिर 24 से कटाते हैं, तो ये जो आता ये जो आता ये जो आता, ये दोनों जोड़ देते हैं और इसमें से इसको घटा देते हैं, वही आंसर आ जाता जब या की बात करता तो। लेकिन यहां और की बात है, यहां पे और की बात है, इसलिए यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेकर इसको डिवाइड कर देंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10 14 28 से विभाजित होने पर एक पूर्ण वर्ग है, वह एक पूर्ण वर्ग है जो 10 14 28 से कटेंगे। तो तेरे को पहले बाय ऑप्शन इसको सॉल्व करते हैं, बाय ऑप्शन सॉल्व करते हैं। मतलब ये 14 से भी कटेगा 28 से भी कटेगा, तो 28 से कटने का मतलब सब संख्या 4 से कटना चाहिए, कट रहा है भाई।
और ये अगर 14 7 मतलब इसके अंदर 7 भी है, जब 28 से कटेगा तो 7 से भी कटेगा, तो 7 7 दूनी 14, 7 अठी 56, ये कट रहा है, ये 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, ये 7 दूनी 14 46, ये 7 से नहीं कटेगा, ये 7 से कट रहा है, ये 7 से कट रहा है, 28 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, मतलब ये भी आपका है ना, सब कट रहा है, 10 से 14 से 28 से। तो आपको देखना है यहां से करा हुआ छोटी संख्या, तो 1 2 3, वैसी कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग बनेगा, तो बताओ, ये तो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, इसको हटा दो। पूर्ण वर्ग मतलब जिसका रूट निकल सकता है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन छोटी संख्या बोला गया तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस बात को समझना, अगर हम एक बेसिक से जानना चाहते हैं तो देखो, यहां पे 10 का अगर फैक्टराइज करेंगे तो 2 गुना 5, मतलब, और 14 का अगर करेंगे तो यहां से देखने को मिलेगा कि 2 गुना 7, और यहां से अगर 28 से करेंगे तो 2 गुना 7। तो यहां से देखो, 2 2 कॉमन हुआ। ठीक है, यहां पे देखो 7 कॉमन नहीं हो, कोई कॉमन नहीं हो रहा है, तो कॉमन नहीं हुआ, यहां देखो, पहले रुक जाओ, 2 पर पावर 2 इंटू 7, 2 पर पावर 1 इंटू 7 पर पावर 1, 2 पर पावर 1 इंटू, तो यहां मैक्सिमम देखो कौन सा संख्या जो पावर है, तो 2 पर पावर 2। अब यहां पे दो को तो 2 पावर 2 नहीं 4, इसका रूट निकलेगा, लेकिन हम 5 लेंगे तो इसका रूट नहीं निकलेगा, तो अपने मन से हमको 5 गुना करना पड़ेगा। फिर यहां 7 लेंगे, फिर हम यहां पे 7 लेंगे, तो 7 यहां पे एक ही है, तो अलग से हम अपने 7 लेंगे, क्योंकि इसका भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी तो जाके सबका स्क्वायर बनेगा, सब फैक्टर का स्क्वायर बनेगा, तभी आपका पूर्ण वर्ग बन सकता है, पूर्ण वर्ग बन सकता है, पूर्ण वर्ग बन सकता है। तो याद रखना, 2 दूनी 4 हो गया, 5 5 25 हो गया, 7 7 49, तो ये आपका देखिए 49 हो गया, ये आंसर हो जाएगा। या तो बाय ऑप्शन कर सकते हैं, या तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब करें दो संख्याओं का अनुपात आपका 5 आपका 3 दे रखा है, इनके बीच का अंतर ये है, तो इनके बीच का अंतर देखो, यहाँ 2 है, 2 बराबर आपका 50 है, तो 1 बराबर आपका क्या कर रहा है, 25 है। तो यहां से एक बात समझो, करे इसका गुणनफल कितना होगा, तो 25 पंचे 125, और यहां से 25 दिया 75, तो यहां से आपको गुणनफल बोल रहा है कि गुणनफल कितना होगा, यही आपको गुणा करके देना है। तो 7 से गुणा करेंगे, 7 पच्चे 7 से गुणा करेंगे, तो 7 पच्चे 35, 35 का 5 और 12 सत्ती 84, 12 सत्ती 84, 84, और ये आपका हो गया 87। 5 से गुणा करेंगे भाई, तो ये आ जाएगा 25, 125, 5 625, तो 5 7 713, और ये इतना आ जाएगा 9375, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे। ठीक है, मतलब पहली और ये संख्या और ये संख्या को गुणा करेंगे तो इतना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 9375 इसका सही आंसर। अब कह रहे वो किस मान के लिए 8 11 इतना के लिए माध्य आपका ये होगा, तो x के किस मान के लिए माध्य इतना होगा, तो माध्य बराबर होता है, जानते हैं मेरे दोस्त, माध्य बराबर होता है योग को संख्या से डिवाइड करो। तो माध्य आपका दे रखा है 12.5, तो योग की अगर बात करें, सभी को जोड़ दो यहां से यहां तक, तो देखो यहां से कैसे जोड़ेंगे, 19 और 11 आपका 30, 30 10 आपका हो गया 30 और 10 40, 40 और 20 50, 50 50, और यहां पे 8 ले लो, तो 50 और यहां पे 8 ले लेंगे, तो 50 और 8 ले लेंगे, तो यहां पे हो जाएगा आपका 30 ले लेंगे, 80, 80 और यहां पे 1 51, 80 81, 81 प्लस आपका x हो जाएगा, और संख्या 3 3 6 2 8। ठीक है, ये आ जाएगा।
81, गलती की है क्या? 19, 30, 40, 40 और 30, 70, 70, 90 हो जाएगा, 91 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम गुणा करेंगे इसको, तो गुणा करेंगे तो यहां से आ जाएगा 25 80, 25 80 हो जाएगा, दूसरा मतलब 0, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 16 0, 8 दूनी 16, 16, 16 दो 18, 8 इकाई 8, 18, 8 इकाई 8, कितना आ जाएगा? 91 इधर आएगा, x बराबर कितना आएगा? 7 आएगा। x बराबर कितना आएगा भाई? 7 आएगा। ठीक है, एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष से बढ़कर इतना हो जाता, 4 वर्ष से बढ़कर इतना हो जाता है, तो किस दर से हो जाएगा? तो याद रखना कि 3 वर्ष में ये हो जाता है 850, ये अमाउंट हो गया। तो एक बात बताओ कि 4 वर्ष में ये कितना हुआ? तो 4 वर्ष में 925 हो गया। तो 4 वर्ष में 925 हुआ, मतलब एक साल में, एक साल 3 से यहां 4 हो गया, मतलब एक वर्ष में अगर ब्याज की मैं बात करूं तो ब्याज आपका हो गया 75, मतलब एक साल में ब्याज 75 हो गया। तो 3 साल का जो ब्याज होगा वो बताओ कितना होगा मेरे भाई? तो 75 तिया आपका हो जाएगा कितना? 5 तिया 15, 7 तिया 21, आपका हो जाएगा 2200, ये 225 हो जाएगा। मतलब यहां पे 3 साल में ब्याज इतना, और 3 साल में मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन में अगर मिश्रधन में अगर एसआई घटा देंगे तो ये मूलधन निकल जाएगा। तो 850 में से 225 अगर घटा दिए तो ये आपका घटा देंगे, तो यहां से आपका हो जाएगा कितना? 5, 4 में से 2, और यहां पे 8 में से 2 गया कितना? 625। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही हो जाएगा आपका मूलधन। ठीक है, सबसे पहले यहां पे हम लोग क्या किए, यहां पे निकाले एक साल का ब्याज कितना है 75, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा 225, 3 साल में अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट में सही घटा देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगर बात किया यहां पे कि 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 450 लंबी रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पर खड़े किस आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा? तो एक रेलगाड़ी चल रहा है, इसके चाल आपका 54 किलोमीटर पर आवर है और इसकी लंबाई आपका 450 मीटर है, और एक यहां पे खड़े एक व्यक्ति है, खड़े एक व्यक्ति इसको पार कर रहा है। तो पार करने में लगा समय की अगर बात करें कि समय कितना होगा, तो 450 54 गुना 5/18 कर देंगे तो ये समय निकल जाएगा, क्योंकि यहां पे 54 किलोमीटर में मीटर पर सेकंड में निकालना पड़ेगा। तो 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 तिया 45, मतलब ये आपका लग जाएगा कितना? 30 सेकंड लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 30 सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, 30 सेकंड इसका सही आंसर। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। वो छोटी कौन सी संख्या है जो 144, 108, 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता है? तो प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता, हम चाहते हैं कि 3 शेषफल नहीं बचे। बाय ऑप्शन अगर बनाना चाहते हैं तो याद रखना कि हम चाहते हैं कि शेषफल आपका बचे ही नहीं, तो यहां 3 घटा देंगे, तो ये 3 घटा देंगे तो ये आपका आ गया 432, यहां 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 429, यहां 3 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 69, और यहां 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 326। अब बताओ मेरे भाई कि अब 3 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 3 से शेषफल बचता है, डिवाइड करने पर 3 हटा दिए, 3 से कोई मतलब नहीं है। अब ये संख्या जो होना चाहिए पूरी तरह से ये कटेगा। तो बताओ 144, 108 और 72 से विभाजित करने पर, तो बताओ ये 72, 108, ये कभी भी ये आंसर आएगा? ये कभी कटेगा? नहीं कटेगा, ये खत्म हो गया। अब जब ये बताओ कि 144 या 72 से कटा है तो वो 9 से भी कटना चाहिए, 4 6 4 10, तो ये भी नहीं आंसर होगा। बताओ वह संख्या 9 से भी कटना चाहिए, तो देखो ये आपका 9 से कटा है, ये नहीं कट रहा है, ये खत्म हो गया। एक ही आंसर ये हो जाएगा 432। देखो 144 तिया में कटेगा और 8 ये 4 बार में कटेगा और ये इस बार कटेगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका पूरी तरह से कटेगा। अगर जब इसको इससे डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा, लेकिन 3 यहां से रिमाइंडर हटा दिए तो ये संख्या आपका 144 से भी कटेगा, 108 से भी कटेगा और 72 से भी कटेगा। ऑप्शन नंबर यहां पे आ गया कितना? ए आ गया। ठीक है, अब कह रहे इसका समानुपात है, मतलब 9 जो है x का समानुपात है और x जो है वो आपका 49 का समानुपात है। ठीक है, तो यहां से आपका आ गया 9/x इक्वल टू x बाय 49, तो यहां से x स्क्वायर आ गया 49 गुना 9, मतलब x बराबर आ जाएगा 7 गुना 3,
मतलब ये 21 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। समानुपात है, मतलब ए रेशियो बी और बी रेशियो आपका सी होता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब कह रहा राधा और वत्सल एक कारोबार में इतना इतना रुपया निवेश किया, तो राधा और वत्सल 36,000 और 42,000। तो यहां पे पहले रेशियो हटा दो, रेशियो निकालो, 6×6 = 36 और 7×6 = 42, मतलब ये निवेश का रेशियो है। निवेश का मतलब पूंजी का रेशियो है। सक्रिय भागीदारी होने के कारण राधा को कारोबार चलाने के लिए हर महीने इतना रुपया अतिरिक्त मिलता है। 3 वर्ष के बाद राधा को कुल इतना रुपया मिला। तो एक बात समझो, सक्रिय होने के लिए ये आपका जो राधा है, ये राधा जो है वो सक्रिय है, और ये क्या क्या वत्सल क्या क्या सिर्फ पूंजी लगा दिया। राधा सक्रिय और ये पूंजी लगा दिया, तो यहां पे कह रहा है ये इतना रुपया अतिरिक्त मिलता है, इसको भागीदारी में इतना रुपया अतिरिक्त मिलता है। तो 3 साल बाद इतना हुआ, तो हर महीने इतना मिल रहा है इसको। किसको? राधा को हर महीने मिल रहा है ना। यहां पे क्या हो रहा है कि राधा को हर महीने मिल रहा है, तो देखो भारतीय यहां पे कितना है 3 साल में, तो भारतीय 36 महीना मिलेगा इसको, तो 36 महीना गुना कर दो। अतिरिक्त मिला धन, तो इसको गुणा कर दो भाई, इसको गुणा कर दो। गुणा करने के बाद कितना आएगा? 6×3 = 18, 6×3 = 18। इतना आएगा, देखो तो इतना ही आएगा। देखो अब देखो, ये तो आपका अतिरिक्त मिला, और यहां से जो आपका लाभ के रिस्पेक्ट में मिला, तो लाभ में जो मिला है, लाभ की राशि क्या होगी? लाभ की राशि क्या होगा? तो लाभ की राशि किसका? राधा का लाभ का राशि क्या होगा? तो लाभ की राशि मतलब मिला है 31,500, लेकिन ये आपका अतिरिक्त मिला है 22,950। तो 0, 5, 14 में से 9 चल गया 5, तो यहां 10 में से 2 चल गया 8, तो ये आपको मिला है 8550 जो मिला है वो लाभ के रिस्पेक्ट में मिला है। ये लाभ के रिस्पेक्ट में मिला है। तो यहां देखो पूंजी, ये समय समान है, तो ये आपका पूंजी ही यहां पे कहेंगे लाभ हो जाएगा, क्योंकि लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय होता है। लाभ बराबर पूंजी गुना समय। तो यहां से देखो, यहां पे आपका 8 ये आ गया, ये किसको मिला मेरे भाई? तो ये मिला राधा को। राधा को टोटल कितना मिल रहा है? 6। तो यहां पूछ किसका रहा है कि उस अवधि के दौरान आपका वत्सल को कितना मिला है? तो 7 मिनट का निकालना है, तो 6 से इसको कट कर दो 6 से। 1 मिनट, तो 6 से कट करेंगे 1, 25, 6 चौक 24, 15, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो गुना होगा 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 3 17, ये आंसर हो जाएगा। ये देखो 9975 आंसर हो जाएगा, 9975। ठीक है, 9975। बात समझे? क्या सवाल कह रहा था, क्या सवाल कर रहा था, पता समझ कर पाए? राम 55 वर्ष का था और सोम 25 वर्ष का। कितने वर्ष पहले? राम की आयु स्वयं की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो राम का 55 वर्ष था, राम का आपका 55 वर्ष का था, और सोम का आपका जो था तो वो आपका 25 साल का था। मतलब अभी ये वर्तमान में था, प्रेजेंट में था। अब यहां से ये कह रहा है, अब यहां से कह रहा है कितने साल पहले, तो कितने साल पहले मतलब x माइनस, यहां भी माइनस x, तो कह रहा है कि राम का आयु स्वयं की आयु से 3 गुना हो जाएगा, मतलब ये 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 3 गुना हो जाएगा, तो ये 55 माइनस एक्स, 25 या 75, और माइनस ये 3x, तो ये आपका आ जाएगा इधर
x बराबर हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा, x बराबर 10। तो x बराबर 10 हो जाएगा मेरे भाई, तो कितने साल पहले आपका 3 गुना हो जाएगा, तो ये 10x मतलब 10 वर्ष बाद ये 3 गुना हो जाएगा, ये बोल रहा है। और ये क्लियर, ये 73,000 की राशि, 73,000 की राशि 10 माह का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 73,000 जो है इस पर ब्याज निकालना है, तो ब्याज एक सा ब्याज होता है, एसआई होता है, जानते हैं आरटी परसेंट होता है। तो यहां पे 13 तिया 39, 39 और 1, 39 1 40, 40/3 और परसेंटेज को निकालेंगे गुना 100। और 10 महीना मतलब ये 10 महीना मतलब 1 साल का करेंगे, तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे। रुको, यहां पे आरटी 13 तिया 39, 39 1 40, परसेंट और 10 माह है, तो 0 0 ये खत्म हो गया, 4 तिया 12, मतलब इसका जो ब्याज आएगा 3 तिया 9, 1/3 आएगा इसका ब्याज, 3 आएगा। मतलब यहां से जब एसआई होगा तो मूलधन का 1/3 करेंगे, तो मूलधन आपका इतना है, इसका 1/3 करेंगे, 1/3 करेंगे तो लगभग आपको निकालना है, तो ये आपका आ गया 8 9 72, 8 9 72। तो देखो एक ही को यूनिट डिजिट आपका, देखो फर्स्ट में 8 है, ऑप्शन नंबर ये 8 11 11, यही आंसर हो जाएगा। गुणा करने की, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होगा, सॉल्व आपको करना यहाँ पे है नहीं, ठीक है। ये बात समझना, लगभग लगभग आपका आंसर ये आ जाएगा, लगभग बोलना पॉइंट के बाद आपको नहीं लेना है, ठीक है। 2 पाइप 10 और 15 घंटा में भर सकता है, 2 पाइप है ए और बी, और ये आपका 10 घंटा में और ये 15 घंटा में भर सकता है। जबकि एक तीसरा पाइप भरे टंकी को भरे टंकी को कर रहा है कि ये खाली कर रहा है कितना, 8 घंटे में खाली कर रहा है। नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम क्षमता निकालते हैं कि क्षमता है कितना। तो क्षमता की बात करेंगे तो 15 8 और 20 कैल्शियम हो जाएगा 120, ये आ जाएगा। तो 12 15 ठी 20 से, और ये आ जाएगा आपका 15 ठी 20 से, मतलब ये आ गया, ये खाली करेगा। अब कह रहे हैं यहां से यदि वे सभी पाइप एक साथ चला दिए, टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो टंकी भरने में जो समय लगा a + b - c हो जाए, क्योंकि ये खाली कर रहा है, तो 120। तो यहां से देखो 12 8 आपका हो जाएगा कितना, 12 8 आपका हो जाएगा 20, ये 15 घट जाएगा 24, कितने घंटे लगेंगे 24 घंटे लगेंगे, 24 आवर्स लगेगा, 24 आवर्स लगेगा, ठीक है। कह कि 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर जाता है। तो 450 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में 450 मीटर प्लेटफॉर्म और ट्रेन की खुद की लंबाई क्रॉस करेगा दोनों। तो यहां कह रहा है कि 76 किलोमीटर मतलब 5/18 कर देंगे, और कितने सेकंड में 27 सेकंड में, बस यही करा है। तो ये भी आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहां पे 9 तिया 27, 9 दूनी 18, और ये कट जाएगा आपका कितना 38 दूरी, ठीक है। तो यहां से 450 + t, और ये आ जाएगा आपका 15 ठी 20 से, 15 तिया 45, 45 और 12, तो 45 और 12 हो जाएगा आपका इतना। तो t बराबर हो जाएगा वो 0 2 1, 120 मीटर ट्रेन की लंबाई है, 120 मीटर ट्रेन की लंबाई है, 120 मीटर ट्रेन की लंबाई होगा, ठीक है। 5% नमक युक्त नमक विलियन 8 लीटर मिश्रण में कितना 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाती है, तो बचे हुए विलियन में कितने % नमक है। तो यहां पे बोला कि जब 5% नमक युक्त नमक के विलियन में 8 लीटर मात्रा में 1 लीटर पानी उड़ जाता है, तो पानी वाष्पीकृत कौन बन रहा है, पानी पहले वाष्पीकृत होने से पहले पानी और वाष्पीकृत होने के बाद पानी, पानी आपका बराबर नहीं होगा, लेकिन नमक
मिलने से पहले, वाष्पीकृत होने से पहले नमक, वाष्पीकृत होने से नमक पहले और वाष्पीकृत होने के बाद जो नमक होगा वो दोनों बराबर होगा। मात्रा दोनों बराबर, परसेंटेज चेंज हो सकता है लेकिन मात्रा आपका दोनों जगह बराबर होगा। 8 का 5%, 8 में से बोला कि 1 लीटर उड़ गया तो बचा कितना भाई 7, और ये कितना परसेंट होगा यही बोला है, तो 8 पंचे 40/7%, यही x निकल जाएगा 40 बटा ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये है ना, 40 बटा ये आ जाएगा। ठीक है, सर आपका क्लास कहां से होता है? ये तो स्टूडियो से होता है मेरे भाई, ये तो स्टूडियो से क्लास होता है, पटना। बात समझे? मतलब यहां पे बोला कि नमक है, ये घोल है, इसमें नमक घोल है 8 लीटर का है, इसमें कह रहा है कि 5% क्या है नमक है। अब यहां से मान लेते हैं कि इस तरीके से आपका यहां पे गर्म कर देते हैं, यहां पे आग लगा देते हैं, तो आग लगाएंगे तो पानी वाष्पीकृत हो जाएगा लेकिन नमक क्या होगा उतना ही रहेगा। तो गर्म करने से पहले नमक और गर्म करने के बाद नमक, नमक की मात्रा हमेशा बराबर हो, क्योंकि वाष्पीकृत क्या होता है, पानी होता है, नमक नहीं होता है। तो 8 लीटर में 5% नमक था, तो वाष्पीकृत होने के बाद भी नमक आपका यहाँ पे 1 लीटर पानी उड़ गया तो बचा 7, 7 में x% नमक होगा। नमक मिला पहले और नमक बाद में, दोनों जगह बराबर होगा, इसलिए x वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, यहां से बोला गया है इनमें से कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प गलत है? माध्य और बहुलक। अगर माध्य और बहुलक निकालेंगे तो पहले यहां पे माध्य निकाल लो, अलग अलग सब निकाल लो। माध्य अगर निकालेंगे तो सभी को जोड़ दो, 5 4 9 3 12, 12 8 20, 20 और 6 6 12 32, 32 और 4 36, 3 39, 41, 41 5 46, 46 3 46 3 आपका 49, 49 3 49 और 3 आपका 52 हो जाएगा। 52 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 3 6 3 9 और 4 13 से डिवाइड करेंगे तो 13। अगर यहां पे बहुलक निकालेंगे तो बहुलक निकालेंगे, सबसे ज्यादा बार कौन आया? 4 4 5 5 3 3 3, बहुलक मैक्सिमम टाइम आया 3, तो बहुलक हो गया। माध्यिका अगर निकालेंगे तो माध्यिका निकालेंगे तो यहां पे देखो 13 है तो 13 प्लस 1 7 आएगा, 7वां पद 1 1 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आ जाएगा कितना 4। तो यहां से बोला कि माध्य और माध्यिका दोनों बराबर है, ये सही है। माध्यिका बहुलक से, माध्यिका जो है बहुलक से बड़ा है, ये सही है। माध्य और माध्यिका बराबर है, माध्य और माध्यिका बराबर है, ठीक है। बहुलक जो है माध्य से, माध्य से बहुलक और माध्य ये गलत हो जाएगा, दोनों आपको देखो अलग अलग है, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना तो आयतन कितना होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² और ये 10 आपका 14, 6 से काटेंगे 6 का 6, 4 41, 6 छक 36 और 9 छक 54, तो a बराबर हो जाएगा 13, तो a बराबर 13 हो जाएगा। तो यहां से इसका वॉल्यूम निकालना है a क्यू, मतलब 13 का क्यू निकालना है, 13 का क्यू हो जाएगा आपका 13 नंबर आपका होगा 17 से 7 और 13 छक 78, तो 78 आपका हो गया, 78 और 11 8 1 9, तो यहां पे देखो कौन सा आ रहा है 78 और 1 आपका हो गया 9 8, तो 13 कहीं 13 13 8 हो जाएगा आपका 13 7 8 21, ये आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, यहां समबाहुभुज का आंतरिक कोण इतना है तो समबाहुभुज के भुजा की संख्या कितना होगा? आंतरिक कोण तो हम जानते हैं, आंतरिक कोण हम लोग के अनुसार n-2 180 डिग्री होता है और हम लोग के अनुसार, लेकिन आंतरिक कोण वहां बोला है कि 108 होगा, है ना, 100 कितना होगा 8 होगा। एक बहुभुज के आंतरिक कोण मतलब ये प्रत्येक का दिया हुआ है, तो ये n से डिवाइड करेंगे, ये होता है आपका प्रत्येक आंतरिक कोण, तो यहां तो गुणा करो जल्दी से फटाफट करो, तो ये आ जाएगा आपका 18 दहें और 8 छक, ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा 5 और 3, तो 5n 10 और 3n, तो ये इधर आएगा 2n, n बराबर आपका 5 आ गया।
ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 29 में कह रहा है कि वह बिंदु निर्देशांक ज्ञात करें जो इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखा, मतलब ये कह रहा है कि यहां पे 2 और 4 एक निर्देशांक है और ये आपका इतना निर्देशांक है और यहां पे एक बिंदु आपको निकालना है, एक्स वाई इसका रेशियो 1:2 है। तो आप जानते होंगे मेरे भाई कि यहां पे अगर एक्स का निकालेंगे तो एक्स का निकालेंगे तो ये इसके साथ गुना होगा, 7 गुना 1 हो जाए 7 ही हो जाएगा और 2 दूनी 4 और बटा आपका 3। फिर यहां से करेंगे वाई वाला कोऑर्डिनेट से गुना करेंगे, इधर वाला इधर से गुना करेंगे 9 और ये गुना होगा 4 दूनी 8 और बटा आपका हो जाएगा कितना 3। तो यहाँ 4 3 4 11 बटा 3 और 9 8 17 17 बटा 3 और यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, सही। 30 का देखो यहां कर एक भूतल पर चट्टान के पाद बिंदु से 300 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु है। तो एक चट्टान है ये और इसके भूतल से 300 मीटर की दूरी पर है स्थित एक बिंदु है। चट्टान से 60 डिग्री का कोण बनाता है। चट्टान का जो सीट ये 60 डिग्री बनाता है, हम जानते हैं इसका रेशियो √3 ये 1 होता है। 1 बराबर आपका हो जाएगा, निकालना क्या है ऊंचाई, तो ये आपका हो गया बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर हो गया। जनसंख्या इतना घटती है तो कह रहा है कि एक संख्या जब इतना % घटती है तो इतना हो जाता है। तो यहां से देखो काटो पहले, 22 दूनी 44 1 45 बटा 2 और गुणा 100 कर दो तो 15 यहां कट जाएगा, 9 पचे 45 और 20 पंचे 9 बटा 40, मतलब 40 टोटल संख्या। तो मान लो ये 40 आपका टोटल संख्या था, 9 घट गया तो ये आपका हो गया कितना, 9 घट गया तो ये आपका हो गया कितना 31 और यही 31 बराबर आपका दे रखा है 217। निकालना है संख्या 40 है ना, ये संख्या था मूल संख्या, ये घटा है इतना और ये घटने के बाद वाला संख्या। तो यहां से 31 से काटेंगे 7 7 चौक 28 240, ऑप्शन नंबर ये हो गया, ठीक है 280 इसका सही आंसर हो गया। तो आज की क्लास हम लोग देख पाए और खत्म हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो पाया, ठीक है, चलिए थैंक यू। तो आपका एनटीपीसी का डिस्कशन चल रहा है, सेट नंबर है 46 है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपका साइंस और आर्ट्स का होना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। 2009 से 10, 16 से 17, 11 से 12 या 15 से 16, किस वर्ष शुरू की गई थी ये आपको बताना है। बताइए इसकी शुरुआत कब हुई थी। बाल संरक्षण अधिनियम की अगर हम बात करें, बाल संरक्षण अधिनियम की अगर बात करें तो कब का है, 1986 का है। बाल संरक्षण अधिनियम कब का है, 1986 का है, लिख लेंगे। बाल संरक्षण अधिनियम 1986, 1986, ठीक है 1986, ठीक है। बाल संरक्षण अधिनियम 1986 का है। महिला और बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई है। महिला और बाल विकास विभाग की स्थापना 2006 में की गई। महिला और बाल विकास विभाग, महिला और बाल विकास विभाग की स्थापना 2006 में की गई, 2006 में किया गया था। आपसे पूछा क्या गया, एकीकृत बाल संरक्षण योजना की शुरुआत कब की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो 2009-10 वह साल है, 2009-10 आपका वह साल है जब इसकी शुरुआत की गई थी। 2009-10 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा ए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2, यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया। कृष्ण मनोहर बनर्जी, हेनरी बेबेरेंड्रियो, राम गोपाल घोष, मधुसूदन दत्त, किसके द्वारा यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की गई है, किसके द्वारा की गई है ये आपको बताना
है। अगर हम मधुसूदन दत्त की बात करें, मधुसूदन दत्त के द्वारा लिखा गया है मेघनाथ वध। क्या लिखा गया है? मेघनाथ वध लिखा गया है। मेघनाथ वध, मेघनाथ वध इनके द्वारा लिखा गया है। और इस पुस्तक की अगर हम बात करें, ये आपका आंदोलन कौन सा है? यंग बंगाल आंदोलन। तो ये हो जाएगा हेनरी बिवेरियन ड्रेजियो। हेनरी बिवेरियन ड्रेजियो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हेनरी बिवेरियन ड्रेजियो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसे आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है उन्होंने आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा था। आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, आधुनिक सभ्यता, आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, अग्रदूत किसे कहा गया? हेनरी बिवेरियन ड्रेजियो को ही अग्रदूत, हेनरी बिवेरियन ड्रेजियो को ही। किसने कहा? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अग्रदूत किसने कहा? ठीक है, किसने कहा? किसने कहा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, और किसे कहा गया है? हेनरी बिवेरियन ड्रेजियो को कहा गया है। क्लियर है? चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, ये आपको बताना है। कब पेश किया गया था पहला लोकपाल विधेयक? अगर हम लोकपाल की बात करें, लोकपाल की बात करें तो सबसे पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे, जो 2019 में बने थे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लोकपाल की बात करते हैं तो प्रथम लोकपाल कौन थे? प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। पिनाकी चंद्र घोष थे, पिनाकी चंद्र घोष थे, पिनाकी चंद्र घोष प्रथम लोकपाल थे, प्रथम लोकपाल थे। ठीक है, प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। कब बने थे? तो ये आपके 2019 में बने थे। 2019 में, कब? 2019 में बने थे। और सबसे पहले कहाँ पे? सबसे पहले स्वीडन में। सबसे पहले कहाँ? स्वीडन में लोकपाल का पद आया था। कब आया था? 1809 में आया था। और किस नाम से? ओम्बुड्समैन के नाम से। किस नाम से? ओम्बुड्समैन, ओम्बुड्समैन के नाम से आया था। ओम्बुड्समैन के नाम से आया था। ओम्बुड्समैन के नाम से आपका सबसे पहले कहाँ आया था? स्वीडन में आया था। सबसे पहले स्वीडन में आया था। तो लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया? पहले बनने वाले तो 2019 में पिनाकी चंद्र घोष थे, लेकिन पेश कब किया गया ये पूछा गया है। कब पेश किया गया है? 1975 है, 1978 है, 72 है या 65 है? तो 1978 में। कब? 1968 में। कब? 1968 में किया गया। 1968 में किया गया। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1968 में किया गया था। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है ये बताना है। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, बताइए। किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो ये की जाती है किसके द्वारा? ये की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। आंसर क्या होगा हमारा? डी सही आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ था? नई दिल्ली इसका मुख्यालय था। नई दिल्ली इसका मुख्यालय था। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना की अगर बात करें 1951 में इसकी स्थापना होती है। 1951 में इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ होता है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होता है। इसका मुख्यालय कहाँ होता है? नई दिल्ली में होता है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। लेकिन वर्तमान में क्या किया गया है? वर्तमान में किया ये गया है कि NSSO और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO दोनों को मिलाकर NSO बना दिया गया है। किया ये गया कि 2019 की अगर हम बात करें, 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में
एक काम किया गया कि दो संस्था कौन कौन, एनएसएसओ और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ, दोनों को मिला करके क्या बना दिया गया, एनएसओ बना दिया गया, एनएसओ बना दिया गया। एनएसओ क्या है, एनएसओ आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये आपका क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। इसका विलय कब किया गया, दोनों का विलय कब किया गया, तो दोनों का विलय जो है 2019 में किया गया, 19 में। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में था, ठीक है। आंसर क्या हुआ, डी, सही आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 5, जिन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई निम्न में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पे आधारित थी। किसने लिखा है, जिन पियरे हैरिसन ने लिखा है, जिन पियरे हैरिसन ने लिखा है। किस पर, तो कल्पना चावला की जीवनी है, कल्पना चावला की जीवनी है, कल्पना चावला के जीवन के ऊपर लिखा गया है। उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। कल्पना चावला की अगर हम बात करें तो अमेरिकी भारतीय मूल की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में जाती है, जो अंतरिक्ष में जाती है, ठीक है, अमेरिकी भारतीय मूल की पहली महिला थी। और कोलंबिया शटल से इनकी मृत्यु होती है 1 फरवरी 2003, 1 फरवरी 2003, 1 फरवरी 2003 कोलंबिया शटल से इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु किससे होती है, कोलंबिया शटल से इनकी मृत्यु होती है अंतरिक्ष से वापस आते समय। और प्रथम अमेरिकी भारतीय मूल की महिला थी, प्रथम अमेरिकी भारतीय मूल की महिला थी, अमेरिकी भारतीय मूल की महिला आपकी ये थी, ठीक है। चलिए अगर हम दूसरी अमेरिकी भारतीय मूल की बात करें तो वो कौन थी, वो सुनीता विलियम्स थी। कौन है, सुनीता विलियम्स है, जो अभी कुछ दिन पहले भी वापस लौटी है अंतरिक्ष से, ठीक है, सुनीता विलियम्स है, सुनीता विलियम्स दूसरी है, ठीक है। चलिए, और इनकी जीवन पे लिखे हुए पुस्तक का नाम क्या है, इनके जीवन पे लिखे हुए पुस्तक का नाम है द एज ऑफ टाइप, द एज ऑफ टाइप। आंसर क्या होगा, ए सही आंसर हो जाएगा, द एज ऑफ टाइप इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ममलूक वंश का तीसरा शासक कौन था। अच्छा, ममलूक वंश को और किस वंश के नाम से जानते हैं, गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, ममलूक वंश को ही गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। इस गुलाम वंश के संस्थापक कौन हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं जो इनके संस्थापक हैं, ठीक है, इनके क्या हैं, संस्थापक हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक इनके संस्थापक हैं। तीसरा शासन कर्ता कौन था, तीसरा शासक कौन था, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा, तीसरा कौन था, इल्तुतमिश था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बलबन की बात करें तो बलबन ने रक्त और लौह की नीति, किसने दिया है, रक्त और लौह की नीति, रक्त एवं लौह की नीति किसके द्वारा दी गई है, बलबन के द्वारा दी गई है, रक्त और लौह की नीति बलबन के द्वारा दी गई है। राजत्व सिद्धांत का पालन, राजत्व सिद्धांत का पालन किसके द्वारा, बलबन के द्वारा किया गया। अपने दरबार में सिजदा और पाबोश प्रथा, सिजदा और पाबोश प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा, बलबन के द्वारा की गई, बलबन के द्वारा ही की गई थी। रजिया सुल्तान की बात करें तो प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, भारतीय इतिहास की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, मुस्लिम महिला शासिका थी, मुस्लिम महिला शासिका कौन, रजिया सुल्तान थी। काफी ये चलिए प्रथम कौन थी, प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। और इल्तुतमिश की बात करें, इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, गुलामों का गुलाम भी इल्तुतमिश का को कहा जाता है। इन्होंने शुद्ध अरबी सिक्का भी इन्होंने ही चलाया था, शुद्ध अरबी सिक्का इनके द्वारा ही चलाया गया था। क्लियर है, चलिए
तो आंसर क्या हुआ, ए सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, गुलाम वंश कब से कब तक था, इसका समय भी पूछा जाता है, काल भी पूछा जाता है, कब से कब तक था ये भी लिख लीजिए। 1206 से लेकर 1200 आपका 90 तक था, 1206 से लेकर 1290 तक आपका गुलाम वंश था। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हुआ, रुपेश सी नहीं, ए सही आंसर हो जाएगा ए। आगे क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्री परिषद के सभी निर्णय के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा, कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा ये बताना है। राष्ट्रपति को सूचित किसके द्वारा किया जाएगा, कौन राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच का कड़ी होता है, तो वो होता है कौन, वो होता है प्रधानमंत्री। क्या होता है, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच का कड़ी, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच का कड़ी, कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति की बात मंत्री परिषद तक और मंत्री परिषद की बात राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम किनके द्वारा होता है, तो वो होता है मंत्री परिषद के द्वारा, ये प्रधानमंत्री के द्वारा होता है, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब यहां से दो अनुच्छेद आप याद रखेंगे, एक 74 और एक 75। क्या कहा गया 74 में, 74 में कहा गया कि एक मंत्री परिषद होगा जिसके प्रधान कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, प्रधान कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। 75 में कहा गया कि इनकी जो नियुक्ति है वो नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, इनकी जो नियुक्ति है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। क्लियर है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। पहला कौन सा राज्य बना जिन्होंने वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है, वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन बताइए कि देश का वरिष्ठतम, ठीक है, देश का वरिष्ठतम पद कौन सा होता है, देश का वरिष्ठतम पद, देश का वरिष्ठ पद की बात करें कौन होता है। ठीक है, वरिष्ठ पद कह लें या आपका वरीयता क्रम में पहला स्थान, वरीयता क्रम में पहला स्थान, वरीयता क्रम में प्रथम स्थान किसका होता है, वरीयता क्रम में प्रथम स्थान राष्ट्रपति का होता है, और यही पद, राष्ट्रपति का पद वरिष्ठतम पद होता है, वरिष्ठतम पद होता है। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन आपका हालांकि करंट से रिलेटेड है लेकिन एक फैक्ट निकल रहा था तो बता दिए। वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना किसने की है, किस राज्य ने, तो केरल ने की है। आंसर क्या होगा, बी सही आंसर होगा, बी सही आंसर होगा। कृपया आप लोग आंसर भी दें, आंसर को कमेंट में लिखें। ठीक है, आंसर लिखें। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14, भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, मथुरा में, मुंबई में, दिल्ली में या जयपुर में, कहाँ पे किया गया था, बताइए कहाँ किया गया था। साहित्य महोत्सव है भारत और नेपाल के बीच, तो यूपी के मथुरा में किया गया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा ए। 15, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक, कौन सा पदक इसके द्वारा जीता गया, तो गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता गया है, स्वर्ण पदक जीता गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
21 है, कंप्यूटर पे रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? कंप्यूटर पे रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? आरटीपी है, एचटीटीपी है, एफटीपी है और टेलनेट है। टेलनेट का अर्थ क्या होता है? इंटरनेट होता है। टेलनेट का अर्थ क्या होता है? टेलीफोन नेटवर्क। बताइए क्या होगा? टेलनेट का अर्थ हो जाएगा टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क इसका अर्थ हो जाता है टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा डी, टेलनेट सही आंसर हो जाएगा। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर HTTP, HTTP फुल फॉर्म क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। आंसर क्या? डी, सही आंसर हुआ डी। 22 पौधे में प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण में आवश्यक तत्व किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का, मैग्नीशियम का, पोटेशियम का या फास्फोरस का? किसका यूज किया जाता है? किसका यूज किया जाता है? किसका किया जाएगा? पौधे में प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण में नाइट्रोजन का किया जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा। ए सही आंसर हो जाएगा। पत्ती का रंग हरा क्यों होता है ये बताना है। बताइए, पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? पत्ती का रंग हरा क्यों होता है ये आपको बताना है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, धातु के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? धातु को पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? अच्छा, सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय और तन्य कौन होता है? सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय और तन्य कौन होता है? ठीक है, तन्यता, सबसे ज्यादा तन्य और आघात वर्धनीय कौन होता है? सोना होता है। कौन? सोना होता है। कौन होता है? सोना होता है। और अगर हम चांदी की बात करें, चांदी जो है उष्मा और विद्युत दोनों का क्या होता है? चालक होता है। चांदी की अगर हम बात करेंगे चांदी की, तो चांदी जो है उष्मा और विद्युत दोनों का क्या होगा? दोनों का चालक होगा, दोनों का सुचालक होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? चांदी ही हो जाएगा। तो धातु के पतली तार के रूप में ढालने में क्या होगा? क्या विशेषता है इसका? तो तन्यता है। तन्य होने की वजह से ढाला जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा। डी सही आंसर इसका हो जाएगा। डी सही आंसर हो जाएगा। हाँ, सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम। आगे क्वेश्चन नंबर 24, दंत चिकित्सा द्वारा मरीज के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल का, गोलीय का, अवतल का, गोलीय या उत्तल का? किस दर्पण का यूज किया जाता है ये बताना है। किसका यूज किया जाएगा? किसका किया जाएगा? अवतल का। ठीक है, दंत चिकित्सा में हो, प्रावर्तक उत्तल लेंस में हो, ठीक है, हजामती दर्पण में हो, ठीक है, परावर्तक दूरबीन में हो, परवलयाकार अवतल दर्पण में हो, इस सभी में किसका होता है? अवतल दर्पण का ही यूज होता है। ठीक है, किसमें बताए? हजामती दर्पण में, हजामती दर्पण में, ठीक है, सर्च लाइट में भी इसका यूज होता है। सर्च लाइट में इसका यूज होता है। परवलयाकार दर्पण में भी इसका यूज होता है। परवलयाकार दर्पण में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, परवलयाकार दर्पण में भी किया जाता है। दूरबीन जो होता है, परावर्तन दूरबीन, उसमें भी किया जाता है। दूरबीन में भी इसका यूज किया जाता है। दूरबीन में भी यूज किया जाता है। आंसर क्या होगा? सी, अवतल दर्पण सही होगा। अवतल दर्पण इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका ऋणात्मक होता है फोकस दूरी। इसका फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी की अगर हम बात करें, फोकस दूरी की अगर हम बात करें तो क्या होगा? नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक। आंसर हुआ सी।
25 कौन एक गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है? टाइफाइड है, न्यूमोनिया है, उच्च रक्तचाप है या इन्फ्लुएंजा है? गैर संक्रामक रोग कहने का मतलब संक्रामक नहीं है, संक्रमण से नहीं फैलता है, तो उच्च रक्तचाप होगा, जिसे कि हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, उच्च रक्तचाप होगा। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना की शुरुआत की है? यूपी, तेलंगाना, बिहार या कनाडा? किसके द्वारा शुरुआत किया गया है, ये बताना है। बताइए क्या होगा आंसर। किसके द्वारा किया गया है? राजीव युवा विकास योजना, राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना के द्वारा किया गया है। आंसर क्या होगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बी सही आंसर हो जाएगा। 32, किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? करने वाला कौन है? मध्य प्रदेश है। जंगल सफारी ट्रेन मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ही क्या है? कूनो नेशनल पार्क है। क्या है? कूनो नेशनल पार्क है। कूनो नेशनल पार्क है, जिसमें नेशनल पार्क है, जहां पे नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था। कितने? 8 चीता को लाके रखा गया था। आंसर क्या होगा? ए सही आंसर होगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी विकास जन सेवा कार्यक्रम, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया? शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय या आयुष मंत्रालय? गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। गृह मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, गृह मंत्रालय। आंसर क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 39, सरवन बेल गोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? गोमतेश्वर किससे संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? जैन धर्म से ये संबंधित है। कहाँ है? कर्नाटक के मैसूर में है। कहाँ पे है ये सरवन बेल गोला? ये कर्नाटक के मैसूर में है। कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। ठीक है, किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ 12 वर्ष पर आयोजन किया जाता है। 12 वर्ष पर आयोजन किया जाता है महामस्तकाभिषेक का। ठीक है, 12 वर्ष पर महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है। किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना हुआ है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा ए। 40, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? वित्त मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री? कौन होता है ये आपको बताना है। कौन होता है? नीति आयोग के अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन है वर्तमान में उपाध्यक्ष? ये है सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी है। सुमन बेरी है। और सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? तो सुब्रमण्यम है। कौन है? सुब्रमण्यम है। सुब्रमण्यम सीईओ हो जाएंगे और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हो जाएंगे। आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री होते हैं। प्रमुख व्यापार और आर्थिक संबंध के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, वित्त मंत्री कौन होते हैं? निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री कौन? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है वर्तमान में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, लिख लेंगे। निर्मला सीतारमण है। सीतारमण वर्तमान में है। और आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर हैं। क्लियर है? संजय मल्होत्रा। आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। आंसर क्या हुआ? डी सही आंसर हो गया, डी।
भारत में कुल कितने जैव संरक्षित क्षेत्र हैं? कितने जैव संरक्षित क्षेत्र हैं? 18 है। कितने हैं? 18। 18 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा बी। संगीत नाटक अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये बताना है। संगीत नाटक अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये बताना है। बताइए कौन होंगे इसके पहले अध्यक्ष? चलिए, सबसे पहले संगीत नाटक अकादमी की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1952 में की गई। स्थापना की बात करें 1952 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में इसका मुख्यालय है। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर कर लेते हैं। पहले कौन थे? राजमन्नार थे। राजमन्नार देखिए किस ऑप्शन में है? सी में है। राजमन्नार थे। पीवी राजमन्नार थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा सी, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ अगर हम और भी अकादमी की बात कर ले, यहाँ पे तो संगीत नाटक अकादमी है, लेकिन और भी अकादमी की बात करें जैसे कि साहित्य अकादमी 1954 का है। साहित्य अकादमी कब का है? 1954 का है। साहित्य अकादमी 1954 का है। एशियाटिक सोसाइटी काफी फेमस है। 1784 का एशियाटिक सोसाइटी कब का है? एशियाटिक सोसाइटी 1784 का है। 1784 का है। आंसर क्या हुआ? सी, सही आंसर हुआ सी। 43 भारत का इनमें से सबसे पुराना समाचार पत्र अभी भी संचालित है कौन? बम्बई समाचार, उदंत मार्दन, अमृत बाजार पत्रिका या समाचार दर्पण? उदंत मार्दन की अगर हम बात करें, ये हिंदी में छपने वाला प्रथम समाचार पत्र था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्दन था, हिंदी का। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका की बात करें, इसके संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे। शिशिर कुमार घोष थे। इन्होंने रातों रात अपनी लैंग्वेज चेंज की थी। वर्नाक्युलर पेस्ट एक्ट से बचने के लिए शिशिर कुमार घोष इसके संपादक थे। आंसर क्या होगा हमारा? बॉम्बे समाचार हो जाएगा सही आंसर। बॉम्बे समाचार हो जाएगा। बॉम्बे समाचार इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व बांस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 30 दिसंबर, 10 मार्च, 18 सितंबर, 10 जुलाई। कब मनाया जाता है बांस दिवस? ये आपको बताना है। तो 18 सितंबर को मनाया जाता है। 18 सितंबर को मनाएंगे। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ग्लूकोज के अणु डैश में टूटते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको हम पिछले कई सेटों में बताए हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C12H/O6 C12H आपका एक सेकेंड C6H12O6। ठीक है, C6 ग्लूकोज का क्या हो जाएगा? C6H12O6। कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 होता है। ठीक है, अब ये बताना है इसके अणु किस में टूटते हैं? कोशिका द्रव में, पायरुविक एसिड में, लैक्टिक एसिड में या माइटोकॉन्ड्रिया में? किस में टूटते हैं ग्लूकोज के अणु? पायरुविक एसिड में टूटते हैं। पायरुविक एसिड में टूटते हैं। आंसर हो जाएगा बी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लैक्टिक एसिड की बात करें, लैक्टिक एसिड इसके बारे में बताइए। लैक्टिक एसिड कहाँ से हो जाएगा? लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है? चलिए, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयां होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्येक वृक्क में निस्यंदन इकाई होती है, उसे क्या कहा जाता है? ये बताना है। अच्छा, वृक्क है तो अगर हम वृक्क की बात करें तो वृक्क की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्क की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई। वृक्क की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? रचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या? नेफ्रॉन कहेंगे। वृक्क की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहेंगे। निस्यंदन इकाई होती है, किसमें होती है? वृक्काणु में होगी। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा? वृक्काणु
सही आंसर हो जाएगा, वृक्काणु सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 59 आधुनिक विद्युत जनरेटर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या विद्युत ऊर्जा? कमेंट देख रहे हैं रुपेश, कमेंट देख रहे हैं? कमेंट देख रहे हैं, बताइए। चलिए, बोल रहे हैं, बताइए क्या बोलना है। अच्छा, अगर हम डायनेमो की बात करेंगे, डायनेमो किसको किस में चेंज करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। अगर हम डायनेमो की बात करें, डायनेमो की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा, विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। इसे ही डायनेमो को ही क्या कहा जाएगा? एसी जनित्र कहा जाएगा, एसी जनित्र कहा जाएगा। अब विद्युत जनरेटर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है ये बताना है। चुंबकीय प्रेरण नहीं, किसके सिद्धांत पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करेगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करेगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, बी नहीं, सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे आइए। छोटी आंत के आंतरिक दीवार पर उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, ये हम आपको बताए हैं, इसे क्या कहा जाता है ये बताना है। छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत 3 हिस्सों में आपका बटा होता है, छोटी आंत 3 हिस्सों में बटा होता है और सबसे पहले पाचन क्रिया का सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत होता है। सबसे लंबा भाग कौन होगा? सबसे लंबा भाग आपका छोटी आंत होगा। ये 3 हिस्सों में बटा होता है, 3 हिस्सों में बटा होता है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कोशिका है, विली है, एंजाइम है या उत्तम है? क्या कहेंगे? विली बिल्कुल सही है, इसे विली कहा जाता है। छोटी आंत के आंतरिक दीवार पर जो उंगली नुमा रचना होती है बिल्कुल ऐसे होती है, ठीक है, इस तरीके से होती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे विली कहा जाता है, विली इसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसका पहला हिस्सा ग्रहणी होता है, ठीक है। दूसरा जेजुनम होता है और तीसरा इलियम होता है। आंसर हमारा क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बी विली सही आंसर इसका हो जाएगा, विली सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था? अच्छा, कपास की अगर हम बात करेंगे तो कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात और महाराष्ट्र वाले हिस्से में होता है, गुजरात और महाराष्ट्र वाले हिस्से में होता है। किस मिट्टी में होता है? तो काली मिट्टी में होता है, इसीलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि नमी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, इसी वजह से। यहाँ पूछा किस आंदोलन में, तो स्वदेशी आंदोलन में। किस में? स्वदेशी में, क्योंकि जब बंगाल विभाजन हुआ उसके बाद स्वदेशी पर जोर दिया गया और जो अपने देश में उत्पादित वस्तु है उस पर जोर दिया गया, इसलिए स्वदेशी आंदोलन के बाद इस पर काफी ध्यान दिया गया था, ठीक है। हाँ, कब? 7 अगस्त 1905। बंगाल विभाजन 1905 में होता है, कर्जन के समय में होता है। उसके बाद इसी के लिए स्वदेशी आंदोलन भी आपका किया जाता है। बंगाल विभाजन अक्टूबर में लागू होता है। बंगाल विभाजन की अगर हम बात करें, बंगाल विभाजन 1905 अक्टूबर 1905 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू किया जाता है। इस समय कौन होते हैं? तो कर्जन होते हैं। किसके समय में? कर्जन के समय में ये होता है। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो 1919 का है, ठीक है। हाँ, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, अदैब मात्रिक मृदा ये सभी कहा जाता है, ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1919 का आपका खिलाफत आंदोलन है, 1920 का असहयोग आंदोलन है, 1940 से 42 आपका भारत छोड़ो आंदोलन है। चलिए आगे चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह
का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? अंडमान निकोबार की अवस्थिति अगर हम देखें कहाँ पे है, ये आपका दक्षिण भारत का मैप है। यहाँ बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार आपको नजर आएगा। तो कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार स्थित है। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम है। श्री विजयपुरम है। पहले नाम क्या था? पोर्ट ब्लेयर नाम था। नाम चेंज होकर क्या हो गया? श्री विजयपुरम इसका नाम हो गया, श्री विजयपुरम। ठीक है, और सबसे ऊंची चोटी, हाँ सैडल पिक बिल्कुल सही है। सैडल पिक बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सैडल पिक कहाँ है? सैडल पिक उत्तरी अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान में सैडल पिक स्थित है। उत्तरी अंडमान में सैडल पिक स्थित है। सैडल पिक उत्तरी अंडमान में स्थित है। क्लियर है? हाँ, यहाँ पे जैसे सैडल पिक हो गया, और आपका माउंट थुलियर है, माउंट डिओवली है जो कि मध्य अंडमान में है। ठीक है, माउंट डिओवली भी है, मध्य अंडमान में आपका हो जाएगा। हाँ, सैडल पिक। चलिए, क्या बोले? माउंट थुलियर। माउंट थुलियर भी है। माउंट थुलियर भी है। माउंट थुलियर है। माउंट थुलियर की बात करें तो माउंट थुलियर कहाँ है? ये आपका जो ग्रेट निकोबार वाला जगह है वहां पे है। माउंट थुलियर कहाँ है? ग्रेट निकोबार में है। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में है। माउंट डिओवली भी है। माउंट डिओवली भी है, मध्य अंडमान। माउंट डिओवली कहाँ है? मध्य अंडमान में है। मध्य अंडमान में, मध्य अंडमान में माउंट डिओवली है। माउंट डिओवली है। ठीक है, माउंट हैरियट है, माउंट कोयाबो है। माउंट हैरियट और माउंट कोयाबो की बात करें तो ये दोनों दक्षिणी अंडमान में स्थित है। माउंट कोयाबो, माउंट कोयाबो, माउंट कोयाबो और माउंट हैरियट, माउंट हैरियट, हैरियट ये कहाँ है? तो ये आपका कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में है। दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार में ही सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का कौन सा है? आपका इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, कहाँ है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार में स्थित है। पहले इसी का नाम क्या था? पिग्मिलियन पॉइंट था, जो कि भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। अच्छा, निर्वाचन आयोग की बात करें, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की जाती है। ठीक है, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसमें कितने सदस्य शामिल होते हैं? इसमें 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य इसमें होते हैं। निर्वाचन आयोग का काम क्या है? निर्वाचन आयोग जो है ये एक आपका इसका जो काम है वो क्या है? चुनाव चिन्ह देना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी को दर्जा देना, राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा देना, इसी का है। आचार संहिता लागू करना, इसी का है। आचार संहिता लागू करना इसी का है। मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना, वो भी काम किसका है? ये भी काम इसी का है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। हर 6 वर्ष में गठित किया जाता है? नहीं। ठीक है, यह एक अस्थाई संवैधानिक निकाय है। आंसर क्या होगा? बी सही आंसर होगा। यह एक अस्थाई संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल रुपेश, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, 1942 से 44 के बीच महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को इनमें से कहां कैद करके रखा गया था? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, तीनों को कैद करके रखा गया था। कहां रखा गया था ये आपसे पूछा गया है। कहां रखा गया था? चलिए, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। ठीक है,
कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था। उसी समय कस्तूरबा गांधी की वहां मृत्यु भी हो गई थी। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु भी हो गई थी। कौन सा आंदोलन चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन चलाने के लिए ऑपरेशन 0 आवर पहले चलाया गया था, जिसके तहत इन सभी को गिरफ्तार करके अलग अलग जगह पर बंद किया गया था। जैसे अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो उसे अहमदनगर के जेल में रखा गया था। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन 0 आवर चलाकर। ऑपरेशन 0 आवर चलाकर इस सभी को मध्य रात्रि में 8 अगस्त की मध्य रात्रि में गिरफ्तार किया गया था। जवाहरलाल नेहरू को भी गिरफ्तार किया, महात्मा गांधी को किया गया, सरोजिनी नायडू को, कस्तूरबा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सभी को गिरफ्तार करके रखा गया था। जिसमें जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जेल में रखा गया था। अहमदनगर जेल में रखा गया था। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो अग्रिम पंक्ति के नेता थे उन्हें तो गिरफ्तार कर ही लिया गया। इन सब के बावजूद भी जो आपका जैसे छोटे छोटे नेता थे उन्होंने भूमिगत स्तर पे काम किया था। जैसे रेडियो संचालन का काम उषा मेहता किसने किया? उषा मेहता ने किया था। और सबसे बड़ी बात, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? लिन लिथगो उस समय वायसराय के पद पे काम कर रहे थे। आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 71 सड़क यातायात शिक्षण संस्था भारत के किस शहर में स्थित है? सड़क यातायात शिक्षण संस्था भारत के किस शहर में स्थित है? चलिए, कहां पे है? फैजाबाद में है। कहां है? फैजाबाद में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आपका हो जाएगा। सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में की गई है। 1960 में की गई है। एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? F3, F2, F7 या F5? ठीक है, बताइए कौन सा मदद करेगा? चलिए, अगर हम F1 की बात करें तो F1 जो है ये हेल्प विंडो खोलने में F1 मदद करेगा। ठीक है, आपको एडिट मोड का बताना है कौन सा होगा। F2 जो है चयनित वस्तु के लिए। F2 क्या होगा? F2 आपका चयनित वस्तु के लिए या फिर उसका नाम चेंज करने के लिए, या हम कह सकते हैं एडिट करने के लिए। तो F2 से तो यहाँ तो आपका आंसर निकल गया। क्या? एडिट करने के लिए यानी नाम चेंज करने के लिए F2 का यूज किया जाता है। ठीक है, F2 का यूज किया जाता है। फिर है आपका F3 है फाइल या फोल्डर जो आपका खोजना होता है। ठीक है, F3 हो जाएगा आपका फाइल या फोल्डर को खोजना यानी कि सर्च करना। F3 हो जाएगा। F5 है, F5 हो जाएगा रिफ्रेश करना। F5 क्या होगा? F5 होता है रिफ्रेश करना F5 हो जाएगा। और F7 की अगर हम बात करें, F7 बहुत इंपॉर्टेंट है। F7 अगर आपसे पूछा जाए तो स्पेलिंग चेक जो किया जाता है, स्पेलिंग चेक आपका हो जाएगा F7 से। ठीक है, स्पेलिंग चेक आपका हो जाएगा F7 से। आगे चलिए, आंसर हुआ बी। आगे क्वेश्चन नंबर 79, रक्त एक डैश उत्तक का प्रकार है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक का प्रकार है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक का एक प्रकार है।
चलिए, तरल संयोजी उत्तक का प्रकार है। कितना होता है पीएच मान? 7.4 इसका पीएच मान होता है, और जिसका 7 से ज्यादा होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। इसलिए ये भी क्या है आपका? क्षारीय है। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में अगर पूछा जाए आपसे कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, तो 55% इसमें प्लाज्मा होता है। कितना? 55% प्लाज्मा 55% इसमें प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है। आरबीसी किसका हिस्सा है? इसी का। डब्ल्यूबीसी इसी का हिस्सा है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ठीक है। और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? केंद्र बिंदु को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र, ध्रुव, फोकस या मुख्य अक्ष? वक्रता केंद्र, ध्रुव, फोकस या मुख्य अक्ष क्या कहा जाएगा? तो केंद्र बिंदु है ना, केंद्र बिंदु को ध्रुव कहेंगे, यानी पोल कहेंगे, पोल। इनमें कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? संसद, अगर हम संसद की बात करेंगे, अनुच्छेद 79 में संसद है। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें आपके राष्ट्रपति शामिल हैं, राष्ट्रपति हैं, राज्यसभा है और लोकसभा है। राज्यसभा किसमें है? 80 में है, और लोकसभा 81 में है। और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। ठीक है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। आंसर आपका क्या होगा? क्या शामिल नहीं है? राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, लेकिन विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद की अगर हम बात करेंगे तो विधान परिषद जो है आपका वो 2 अनुच्छेद में है। सबसे पहले विधान परिषद का जो सृजन और समापन है वो आपका अनुच्छेद किसमें है? हाँ, 2 अनुच्छेद है। एक 169 है, एक 171 है। 169 और 171 है। 169 और 171 आपका हो जाएगा। 169 में अगर बात की जाए तो इसमें सृजन और समापन है। सृजन और क्या है? समापन है। सृजन और समापन है। और 171 की बात की जाए तो इसमें उसकी संरचना है। संरचना। 170 की बात की जाए इसमें विधानसभा की संरचना है। विधानसभा की संरचना है। और 168 की बात की जाए तो इसमें विधानमंडल के बारे में बताया गया है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? टोटल कितने हैं? 6 है। 6 देख लीजिए। अगर हम नेशनल वाटरवे 1 की बात करें, इलाहाबाद से हल्दिया, कहाँ से? इलाहाबाद। इलाहाबाद यानी कि आपका प्रयागराज। इलाहाबाद से कहाँ? हल्दिया के बीच में है। इलाहाबाद से हल्दिया गंगा ब्रह्मपुत्र पर है। ठीक है। जो सबसे बड़ा भी है। तो कहाँ से कहाँ तक है? सदिया से धोबड़ी तक है। सदिया से धोबड़ी तक 2 हो जाएगा। सदिया से धोबड़ी तक 2 हो जाएगा। 3 कहाँ है? 3 आपका कोल्लमपुरम से कोट्टमपुरम तक है। 3 आपका, हाँ, विधान परिषद का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल सही है रुपेश, बिल्कुल सही है, विधान परिषद हिस्सा नहीं है। चलिए, तो कहाँ थे? 3 पर थे। 3 कहाँ होगा? कोल्लम से कोट्टमपुरम। कोल्लम से कहाँ? कोट्टमपुरम हो जाएगा। कोट्टमपुरम 3 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम 4 की बात करें, 4 हो जाएगा काकीनाडा से मरक्कानम। काकीनाडा से मरक्कानम हो जाएगा। काकीनाडा से मरक्कानम हो जाएगा। और हम अगर 5 की बात करें, 5 आपका तलचर से धमरा हो जाएगा। तलचर से धमरा हो जाएगा। और छठे की बात करें, छठा आपका लखीमपुर से भंगी हो जाएगा। छठा लखीमपुर से कहाँ? भंगी हो जाएगा। और सबसे छोटा भी आपका यही है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया? किस राज्य में स्थित है? ये आपसे पूछा गया है, किस राज्य में स्थित है। तीसरा है कौन? तीसरा है कोल्लम से कोट्टमपुरम। ये कहाँ है? केरल में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है? एलिफेंस्टन रोड, कैडल रोड, पैडल रोड, दलाल स्ट्रीट। कहाँ होगा? दलाल स्ट्रीट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलाल स्ट्रीट इसका सही आंसर हो जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1877 में की गई है। 1877 में की गई है। शब्द मानसून को डैश शब्द मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ मौसम होता है। बताइए 92 का आंसर क्या हो जाएगा? 92 का आंसर क्या हो जाएगा?
किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो इसके साथ ही आपका ये समाप्त होता है एनटीपीसी का डिस्कशन। ठीक है।